हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी के नए अध्याय जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल देखेंगे। टॉपिक है भारतीय संसद। तो इससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे तथा जो एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं उन्हें हम लोग विस्तारपूर्वक हल देखेंगे। देखा जाए, पहला क्वेश्चन है कि भारत का संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है। तो पहले आपको समझना होगा कि जो संघीय व्यवस्था वह है क्या। जो भारत का जो संघीय व्यवस्था है, व्यवस्थापिका जिसको कहा गया, वह मुख्यतः लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यह तीनों को मिलाकर बनाया गया जो संसद के रूप में जानी जाती है। तो क्या हो जाएगा, संघीय व्यवस्थापिका को संसद के रूप में जानी जाती है जिसमें मुख्यतः राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों अंग हैं उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन दो में है, दो में कह रहा है भारतीय संसद में कितने सदन हैं। भारतीय संसद में कितने सदन हैं, वह सदन दो हैं। कौन कौन है, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। अगर क्वेश्चन पूछ देता कि भारतीय संसद का जो निर्माण हुआ वह मुख्यतः किन के द्वारा हुआ, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यह तीनों को मिलाकर भारतीय संसद का निर्माण किया गया। लेकिन पूछा गया सदन, तो इसमें मुख्यतः दो सदन हैं, एक लोकसभा जिसे निम्न सदन के रूप में जानते हैं, दूसरा राज्यसभा जो उच्च सदन के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3 में, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, लोकसभा को, राज्यसभा को, उपरिक्त दोनों को। तो जो प्रतिनिधि कहने का मतलब हुआ कि जो जनता का प्रतिनिधि करते हैं, यानी उसका दायित्व को निभाते हैं। तो जो जनता के द्वारा चुना हुआ होता है वह लोकसभा में आते हैं, यानी लोकसभा में जिसकी बहुमत होती है वह सरकार होता है। तो इसका प्रश्न का जवाब हो जाएगा लोकसभा। तो प्रतिनिधि सभा, क्यों प्रतिनिधि सभा का, क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करता है और जनता इसे चुनकर भेजती है प्रत्यक्ष रूप से। तो इसका प्रश्न हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में देखिए, संसद का लोकप्रिय सदन है। संसद का लोकप्रिय सदन कौन है, वह है लोकसभा। क्यों है लोकप्रिय सदन, क्योंकि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनकर इसे क्या भेजा जाता है, संसद में भेजा जाता है, इसलिए इसे जनता का लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, निम्न सदन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में देखेंगे, संसद का अस्थाई सदन है। कौन अस्थाई सदन है, तो वह संसद का अस्थाई सदन है राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन के रूप में भी जाना जाता है और अस्थाई सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके जो सदस्य होते हैं वह क्या होते हैं, अस्थायित्व होते हैं, यानी इनका कार्यकाल समाप्त नहीं होता। आप इसे विशेष रूप से समझने के लिए इससे रिलेटेड अगर आप थ्योरी का प्लेलिस्ट में जाएंगे पॉलिटी का, वहाँ पे आपको देखने से मिल जाएगा जिसकी चर्चा हम लोगों विस्तार से वहाँ पे किए हैं। तो राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है क्योंकि यह क्या होता है, इसके सदस्य अस्थाई होते हैं, हर एक 2 साल पर रिटायर होते जाते हैं। यह लोकसभा कभी, राज्यसभा कभी भंग नहीं किया जाता, इसलिए इसे अस्थाई सदन के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए 6 में, भारतीय संसद में शामिल है। भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यही तीनों को मिलाकर भारतीय संसद का निर्माण किया गया है। तो लोकसभा का अनुच्छेद 80 में और राज्यसभा का अनुच्छेद लोकसभा का 81 में, राज्यसभा का 80 में और राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 में इसके बारे में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संसद के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। तो देखिए, यह जो प्रश्न कर रहा है कि कौन सा ऐसा प्रावधान है जो भारतीय संसद के अंतर्गत संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है, यह अनुच्छेद 105 में है। अब आपके माइंड में उठ रहा होगा कि अनुच्छेद 105 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 105 में कहा गया है कि संसद के सदनों और उनके सदस्यों तथा उनकी समितियों के अधिकारों, विशेषाधिकार आदि के संबंध में प्रावधान किया गया है कि क्या किया गया है, जो सदस्य के विशेषाधिकार केवल तभी उपलब्ध है जब तक वे संसद के जनप्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हैं। तो वही उनके विशेषाधिकार को क्या कहा गया, 105 में बताया गया है। हाँ, अब इसके जो विशेषाधिकार हैं वो मुख्यतः कौन कौन से हैं उसे हम लोग देखेंगे। तो वो जो विशेषाधिकार में आते हैं वह मुख्यतः 2 प्रकार से इनका विशेषाधिकार है। कौन कौन है 2 प्रकार से विशेषाधिकार वर्णन किया, एक किया गया संसदों के व्यक्तिगत विशेषाधिकार और दूसरा है ये सामूहिक विशेषाधिकार। तो व्यक्तिगत जो विशेषाधिकार है, संसदीय विशेषाधिकार, व्यक्तिगत विशेषाधिकार, इसमें बोलने की स्वतंत्रता, गिरफ्तारी से छूट, गवाह के रूप में उपस्थित होने से मुक्ति, ये है उसका संसदीय का व्यक्तिगत
जो विशेषाधिकार दिया गया है वही प्रश्न पूछ रहा है कि विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियां निर्धारित है अनुच्छेद 105 में। और सामूहिक विशेषाधिकार क्या है? जैसे हो गया संसदीय चर्चा तथा कार्यवाहिकों के प्रकाशन का अधिकार, न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच का निषेध, सदन के आंतरिक विषयों का विनियमन। तो ये सभी उनके क्या हैं? सामूहिक रूप से विशेषाधिकार हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अनुच्छेद 105 के द्वारा संसद के सदनों और उसके सदस्यों तथा उनकी समितियों के अधिकारों, विशेषाधिकार आदि के संबंध में प्रावधान किया गया है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि विशेषाधिकार ये तभी तक उपलब्ध हैं जब तक वो संसद के क्या हैं? सदस्य हैं। कौन कौन से था इसमें? व्यक्तिगत विशेषाधिकार और सामूहिक विशेषाधिकार। व्यक्तिगत में बोलने की स्वतंत्रता, गिरफ्तारी से छूट और गवाह के रूप में उपस्थित होने से मुक्ति की स्वतंत्रता, इतना दिया गया है उसको व्यक्तिगत रूप से, अगर कोई संसद का सदस्य है तब। और दूसरा दिया गया है सामूहिक विशेषाधिकार में, जिसमें हम लोगों को देखा संसदीय चर्चा और कार्यवाहिकों के प्रकाशन का अधिकार करना, न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच पर निषेध, सदन के आंतरिक विषयों का विनियमन, उसके बाद सदन की अवमानना हेतु दंडित करने का अधिकार, ये सभी दिए गए हैं। तो ध्यान में रखेंगे, प्रश्न अच्छा हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। नेक्स्ट है 8वें निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य अंग है? अनन्य माने अभिन्न अंग है, तो वह कौन है? वह राष्ट्रपति है। क्यों राष्ट्रपति है? क्योंकि आपको पता होगा कि जब क्या होता है, राष्ट्रपति को अभिन्न अंग इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो क्या होता, कोई भी संसद के द्वारा विधि बनाया जाता तो लास्ट में अनुमोदन संसद राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है, इसलिए अभिन्न अंग या अनन्य अंग भी कहा जाता है राष्ट्रपति को। और करा नहीं है तो नहीं है, कौन हो जाएगा? उपराष्ट्रपति हो जाएगा। सभी संसद के अंग हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 9 में करा भारत के संविधान में, हाँ अगर उसमें प्रश्न पूछता है अभिन्न अंग है तो राष्ट्रपति के रूप में हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि क्या होता है संसद के द्वारा कोई भी जब विधि को बनाया जाता है तो लास्ट में जो अनुमोदन होता है वह कानून के रूप में कब पारित होता है? जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है। तो प्रश्न वो भी पूछ जाता, तो उसमें पूछ रहा था कि नहीं है तो उपराष्ट्रपति हो जाता। अब करा भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा क्या है? राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 में संसद में कितने भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। कौन कौन है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगा जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगा? तो वह कौन सा अनुच्छेद में कहा गया? वह अनुच्छेद 79 में कहा गया है। 79 में क्या कहा गया है? कि जो भारतीय संसद होगा वह राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, वह तीनों को मिलकर संसद का निर्माण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में देखिए निम्नलिखित कथनों पर कौन असत्य, कौन सा असत्य है? लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है। हाँ यह सही है कि जो प्रथम सदन कहा जाता है। हाँ इसे उच्च सदन ना कहकर लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। यह दोनों वक्तव्य सही है, प्रथम सदन कहिए या निम्न सदन कहिए। दूसरा राज्यसभा को द्वितीय सदन के रूप में कहा जाता है, यह भी पर्याप्त है। फिर करा राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, गलत बात है। क्या राज्यसभा एक अस्थायी सदन है? नहीं, लोकसभा अस्थायी है, राज्यसभा अस्थायी सदन है, क्योंकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। यह गलत हो गया। आगे पढ़ते हैं। लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन, यह भी सही बात है। लोकप्रिय सदन क्यों है? क्योंकि वह जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनकर उसे संसद में भेजा जाता है, इसलिए जनता का लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट 13 में देखिए निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो कौन सा सही है? पहला है लोकसभा भारतीय जनता का प्रतिनिधि सभा है। तो अब बताइए क्या प्रतिनिधि सभा? बिल्कुल प्रतिनिधि, क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करता। क्यों करता? क्योंकि जनता इसे व्यक्तिगत रूप से अपना वोट देकर उसे क्या करती है? संसद में भेजती है, तो यह उसका प्रतिनिधित्व करता। सही है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। क्या राज्यसभा संसद का उच्च सदन है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि अनुच्छेद 80 में कहा गया कि राज्यसभा क्या उच्च सदन है और वह अस्थायी सदन भी है, तो यह भी पर्याप्त है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिबिंब करता है, प्रतिनिधित्व करता है, बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। अनुसूची 4 में जब आप देखें उसमें स्पष्ट कहा गया है राज्यसभा सीटों का आवंटन जो किया गया उनके क्षेत्र के अनुसार से, क्षेत्रफल के अनुसार से, जनसंख्या के आधार पर किया गया है, तो यह भी पर्याप्त है। तो प्रयुक्त डी इसका चारों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में देखिए संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है। कौन है? तो निम्न सदन हो गया लोकसभा और उच्च सदन हो गया राज्यसभा, तो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखिए 15 में संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो संसद को कौन भंग कर सकता है? अब आप बताइए। तो संसद को भंग करने का अधिकार किसे है? वह है राष्ट्रपति का। कब भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति वह अपने पहला तो मंत्री परिषद के सलाह पर वह भंग कर सकता है। तो संसद में केवल वो लोकसभा को भंग कर सकता है।
राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री के सलाह पर या मंत्री परिषद के कहने पर वह क्या कर सकता है, भंग कर सकता है, या स्वविवेक के अनुसार। स्वविवेक के अनुसार क्या, जब उसे ऐसा लगे कि सरकार बहुमत में नहीं है तब वह अपना स्वविवेक के अनुसार वह क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 में, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। वहाँ पर संसद से अच्छा लिखना चाहिए था लोकसभा, क्योंकि राज्यसभा तो भंग नहीं होता है। फिर भी और उसमें से ऑप्शन में चुनना है तो पर्याप्त तो ही होगा। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। अब बताइए संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है। पहले हम लोग समझते हैं संप्रभुता। आशा करते हैं आप संप्रभुता को अच्छी तरह समझ रहे होंगे। संप्रभुता मतलब होता क्या है, यानी एक देश के ऊपर शासन करने वाला नहीं, मतलब कहिए एक देश के ऊपर शासन करने का जो पूरा अधिकार, सरकार चुनने से लेकर देश को चलाने तक का जो पूरा निर्णय लेने का अधिकार होता है वह वहाँ की सरकार को होता है, वहाँ की जनता को होती है, जो सरकार होता है। तो आप कह सकते हैं इससे इसका परिभाषा हम लोगों ने उद्देशिका में भी देखा था, जब स्टार्टिंग चैप्टर्स था उसमें हम लोगों ने देखा संप्रभुता मतलब क्या होता है कि कोई भी देश अपना बाहरी और आंतरिक निर्णय लेने के लिए वह स्वयं सक्षम है, वह अपने स्वविवेक का क्या करता है, इस्तेमाल करता है, वह किसी के दबाव में नहीं कर सकता। तो वह संप्रभुता होता है, यानी वह अपना बाहरी निर्णय, अंतर्राष्ट्रीय निर्णय, विदेशीय निर्णय वह खुद ले सकता है। तो न्यायिक प्रतिबंधित कौन करता है, वह न्यायिक समीक्षा से, क्योंकि आपने देखा होगा कैसे न्यायिक समीक्षा से करता है। तो आप देखिए क्या था कि जब ये राष्ट्रपति के द्वारा उसको न्यायिक समीक्षा राष्ट्रपति ने गई है और न्यायिक समीक्षा में कब लिया जा रहा था, हम लोगों ने देखा था कि जब भारतीय संसद में जब 10वीं अनुसूचित दल बदल के द्वारा जो उसको अयोग्यता ठहराया गया था, किनके द्वारा, वह सभापति के द्वारा या अध्यक्ष के द्वारा। तो उसमें कहा गया था कि न्यायालय का कोई अधिकारता नहीं है, लेकिन अगर सभापति अथवा लोकसभा अध्यक्ष के जो विवाद के समाधान हेतु वह न्यायिक समीक्षा कर सकता है। तो उसमें से इसका एक आदर्श देखने को मिला कि न्यायिक समीक्षा किस प्रकार से 10वीं अनुसूची के अंतर्गत सभापति और अध्यक्ष के क्या करने पर, अयोग्यता घोषित कर देने पर अगर विवाद होता है तो न्यायालय तो उसमें अधिकार नहीं है, लेकिन जो उसका डिसीजन दिया है वह सभापति उसको क्या कर सकता है, वह न्यायिक समीक्षा कर सकता है। तो न्यायिक समीक्षा। नेक्स्ट देखिए 17 में, संसद के कितने सत्र होते हैं। संसद के कितने सत्र होते हैं, 3 सत्र, एक बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र मुख्यतः जनवरी से फरवरी के बीच में होते हैं, मानसून सत्र जुलाई से अगस्त के बीच में होते हैं और शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर में होते हैं। ऊपर एक तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 18 में, संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है, वह 6 महीना। अनुच्छेद 85 में कहा गया है कि क्या होगा, जो संसद होगा, संसद का जो आहूत करेगा सत्र आहूत, वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। और मैक्सिमम जो सदन के जो चलेगा, एक सदन और मतलब एक कार्यवाही और दूसरे कार्यवाही के बीच में अंतराल में जो चलेगा वो 6 महीना का अंतराल होना चाहिए, 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी 2 बार कार्यवाही होना आवश्यक है। नेक्स्ट देखिए 19 में, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाता है। तो संयुक्त अधिवेशन पहले हम लोग जानेंगे कि संयुक्त अधिवेशन की चर्चा कौन सा अनुच्छेद में किया गया। तो संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन के बारे में कहा गया है कि क्या होगा, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता वह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा, लेकिन यह डिसीजन कौन लेगा, वह राष्ट्रपति लेगा। तो यह बात आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन कह रहा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, क्या निर्वाचन के लिए संयुक्त अधिवेशन होता है, बिल्कुल नहीं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, ऐसा भी नहीं है। संविधान के संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए आपको मालूम होगा कि अनुच्छेद 368 क्या है, अनुच्छेद 368 के तहत क्या है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता का अधिकारी नहीं है। तो जो क्या है, ये संविधान संशोधन क्या जो पारित किया जाता, तो संविधान संशोधन के मामले में साधारण विधेयक, विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों की अनुमति, है 3 प्रकार से ही उसका संशोधन किया जाता है। तो इसका तो कोई बात ही नहीं होगा संयुक्त अधिवेशन, तो ऐसे ही 3 गलत हो गया। चौथा, एक ऐसा विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन करिए। तो केवल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका पर्याप्त आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में देखिए, 20 में करा भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। अब बताइए कि संयुक्त बैठक किस संबंध में हो सकता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला, संविधान संशोधन विधेयक। हमने अभी बताया कि संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक की प्रावधान नहीं किया गया है। संविधान संशोधन को जो प्रक्रिया उसे 3
प्रकार से उसका संशोधन किया जा सकता है। उसमें 3 प्रस्ताव को पहला रखा गया कि साधारण बहुमत के द्वारा, इसमें 2, 3 ये सब अनुच्छेद आ गए। उसके बाद विशेष बहुमत के द्वारा। विशेष बहुमत क्या होता है, थोड़ा इसे समझेंगे। विशेष बहुमत वह होता है जिसमें क्या होता है, उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से जब पारित हो जाता है, उसे विशेष बहुमत कहते हैं। और अब आ गया, जैसे विशेष बहुमत का प्रश्न उठता है तो याद आता है कि राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगता है तो वह विशिष्ट बहुमत होता है, वह विशेष नहीं होता। याद रखिएगा, विशेष बहुमत और विशिष्ट बहुमत में अंतर है। विशेष बहुमत में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए, वह विशेष बहुमत हो गया। और विशिष्ट बहुमत में हो गया मतलब जो पूरे जो सदस्य हैं, जो पूरे मतलब जो पूरे मंत्रिमंडल में है, वह उसके 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। यही अंतर है, ये विशिष्ट बहुमत हो गया। ऐसा नहीं कि उपस्थित होना चाहिए और मत भी देना चाहिए, नहीं। अगर 2/3 बहुमत से वो पारित हो गया, जो भी सदन में वो पेश किया गया है, तो वह क्या हो जाएगा, महाभियोग वहाँ पर लागू हो जाएगा। तो ये होता है, तो उसमें उपस्थित नहीं होता। तो यही अंतर है विशिष्ट बहुमत और विशेष बहुमत में। तो ये हम लोगों को देखा कि विशिष्ट बहुमत के द्वारा। उसके बाद हम लोगों ने देखा संविधान संशोधन में तीसरा, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की अनुमति, ये 3 के द्वारा किया जाता है। ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। वित्त विधेयक, अब वित्त विधेयक की चर्चा क्या किया गया, अनुच्छेद 117 में कहा गया। इसमें कहा गया है राष्ट्रपति के सहमति के बाद ही आप इसको पेश कर सकते हैं। तो वित्त विधेयक में मुख्यतः कौन से मामले आते हैं, राजस्व और कर संबंधी आते हैं। साधारण विधेयक, तो साधारण विधेयक में भी क्या होता है, हाँ, साधारण विधेयक में संयुक्त बैठक की आप क्या कर सकते हैं, यह कर सकते हैं। जैसे अभी तक संयुक्त बैठक जिसमें कौन कौन सा मामला देखने को मिला, 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में क्या होता है, जब तत्कालीन सरकार किनकी रहती है, जवाहरलाल नेहरू की। सोचिए, उस समय सरकार रहने के बावजूद भी, राज्यसभा में भी बहुमत होने के बावजूद भी, जो दहेज निषेध विधेयक था, डॉरी बिल, वह पास नहीं होता। तो उसमें संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। और दूसरा इंदिरा गांधी की सरकार में देखने को मिलता है। कब, इंदिरा गांधी सरकार के बाद, हालांकि इंदिरा गांधी की सरकार चली जाती है। मोरारजी देसाई जब पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार 1978 में मोरारजी देसाई के शासनकाल में, दूसरा 2002 में जब आतंकवादी निषेध विरोध अधिनियम आता तब। तो ये 3 मामलों में हम लोगों ने देखा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं है। निर्वाचन का प्रावधान क्या है, इसमें दोनों सदन के जो सदस्य हैं वो होना चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में देखिए, 21 में कह रहा है, 21 में है कि साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है, मंत्रिपरिषद बुलाता है, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के, कहता बुलाता कौन है, तो बुलाता राष्ट्रपति है। अगर पूछ देता कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो वह हो जाता लोकसभा अध्यक्ष होता है। तो संयुक्त अधिवेशन कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत में इसके बारे में लिखा गया है कि उसकी अध्यक्षता होगा, उसका बुलाया जाएगा, तो वह अनुच्छेद 108 में इसके बारे में, संयुक्त अधिवेशन के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में देखिए, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। तो लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है, हम लोगों ने अभी बताया था कि जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता मेन रूप से साधारण विधेयक के बहुमत में होता है। तो जब राष्ट्रपति जब बुलाए, यह भी बात सही है कि राष्ट्रपति जब बुलाएगा तब नहीं, मतलब वो भी कंडीशन होता है कि हाँ, राष्ट्रपति का सहमति जरूर होता है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं लोग, ऑप्शन, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर, तो यह भी पर्याप्त है। अगर यह राष्ट्रपति जब बुलाए ठीक है, लेकिन जब ऑप्शन नंबर बी पढ़े तो वो भी पर्याप्त है, संसद के सत्र के शुरू होने पर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा राज्यसभा में मतभेद होने पर क्या करता है, राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। हाँ, अगर ये नहीं होता तब राष्ट्रपति जब बुलाए तब यह हो सकता था, क्योंकि बुलाए तो उन्हीं के द्वारा जाता। और ऑप्शन सी में देखिए, संसद के सत्र शुरू होने पर, तो संसद का सत्र शुरू होने पर आपको यह पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति को क्या होता, उसका संबोधन करना आवश्यक होता। नहीं, वह जो संसद का प्रथम सत्र शुरू होगा या हर एक साल का जो पहला सत्र होगा, वह क्या होगा, राष्ट्रपति उसको अभिभाषण करेगा। तो यह ध्यान में रखिएगा, वह अधिकार है राष्ट्रपति को संबोधन करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में देखिएगा, संसद के दोनों सदनों के साथ बैठने पर निम्न होता है, क्या होता है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, संविधान संशोधन बिल को स्वीकार करना होता है, एक बिल जिस पर दोनों सहमत ना हो पर विचार करना, पास करना होता है भारत के राष्ट्रपति। अब बताइए कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया, बिल्कुल नहीं। संविधान संशोधन में हमने अभी बताया कि संविधान संशोधन में जो बिल होता है उसे संशोधन करने के लिए 3 प्रस्ताव को रखा गया है,
3 प्रस्ताव के आधार पर किया जाता है, जिसमें साधारण विधेयक के आधार पर, विशेष बहुमत के आधार पर, विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों के आधार पर क्या कहता है, संविधान संशोधन किया जाता है। यह भी नहीं होगा। सी में देखिए, एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो, तो यही हो जाएगा, एक बिल जिसमें दोनों सदन सहमत ना हो तब राष्ट्रपति के कहने पर लोकसभा के अध्यक्ष की अध्यक्षता में बुलाया जाता है। नेक्स्ट देखिए 24 में, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा, तो उसका समाधान कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। कोई भी विधेयक है उस पर गतिरोध होता है तो राष्ट्रपति क्या करेगा, वह लोकसभा अध्यक्ष को निर्णय देगा और वह उसको बुलाएगा, उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा, संयुक्त बैठक करेगा। तो ए नंबर हो जाएगा 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ देखिए 24 में आप एक बात और ध्यान देना होगा, ए नहीं होगा, संसद की संयुक्त सत्र, तो उसका समाधान कौन करेगा, वह संयुक्त सत्र ही करेगा ना। तो देखिए राष्ट्रपति और संयुक्त सत्र दोनों है, तो पर्याप्त आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए कि संसद का संयुक्त सत्र करेगा, क्योंकि उसमें क्या किया जाएगा, संयुक्त सत्र बुलाकर वह क्या कर दिया जाएगा, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किया जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा राष्ट्रपति के कहने पर। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, ऐसा नहीं कि हर बड़े में आप गलत कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में देखिए, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाई गई है, तो स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक 3 बार यह संयुक्त अधिवेशन बुलाई गई। कौन कौन है, विस्तार से जानेंगे। पहला है 1961 ईस्वी में, जब जवाहरलाल नेहरू की सरकार होती है, राज्यसभा में उनकी सरकार होने के बावजूद भी, बहुमत होने के, सरकार नहीं कहिए, बहुमत कहना उचित ज़्यादा है, बहुमत राज्यसभा में बहुमत होने के बावजूद भी क्या हो जाता है, दहेज निषेध विधेयक जो आता है 1959 में आता है, 1961 में पास होता है, तो वह पास नहीं हो पाता। दूसरा है मोरारजी देसाई के शासनकाल में 1978 ईस्वी में, जब पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आती है और जनता पार्टी की सरकार बनती है, इसमें मोरारजी देसाई बनते हैं। उस समय जो मोरारजी देसाई के अंतर्गत में वह कौन सा विधेयक होता है, वह होता है बैंक से रिलेटेड होता है। कब, 1978 ईस्वी में। तो ध्यान में रखेंगे, बैंकिंग सेवा में विधेयक आता है। फिर अगला तीसरा आता है 1978 के बाद 2002 ईस्वी में, 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में आतंकवाद के विरुद्ध में एक विधेयक लाया जाता है, जिसे हम लोग पोटा के नाम से भी जानते हैं। तो 3 बार अभी तक लाया गया, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका पर्याप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 में, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। अब बताइए, अध्यक्षता पूछ रहा है, कभी भी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता वो करते हैं, तो कभी नहीं करते। अध्यक्षता कौन करते हैं, वह लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। ऐसा नहीं कि आप राज्यसभा ऑप्शन में देते हो तो राज्यसभा भी नहीं मारना। संयुक्त अधिवेशन की जैसे ही अध्यक्षता होगा, जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों उपस्थित होंगे, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। 27 में देखिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो वह कौन करता है अध्यक्षता, वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। यह कौन सा अनुच्छेद में इसके बारे में प्रावधान है, अनुच्छेद 108 में प्रावधान है। 105 लिखा गया था, 105 में क्या था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि क्या है, जो संसद है उसके कुछ जो विशेषाधिकार दिए गए हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था व्यक्तिगत विशेषाधिकार, सामूहिक विशेषाधिकार। व्यक्तिगत विशेषाधिकार में हम लोगों ने क्या देखा था, बोलने की स्वतंत्रता, और फिर उनको गिरफ्तार नहीं कर सकता है, ये सभी उनको छूट दिया गया था। गवाह के रूप में उपस्थित होने के लिए मुक्ति हैं, ये सभी अधिकार दिए गए। नेक्स्ट देखिए 29 में, भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है। तो संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है, तो यह होगा उस विधेयक पर विचार करने या उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो, इसलिए मेन रूप से संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। ऑप्शन 1 क्यों गलत है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में। क्या बताइए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है, बिल्कुल नहीं। उसका निर्वाचन का पद्धति क्या है, एकल हस्तांतरणीय पद्धति, सिंगल ट्रांसफेरेबल सिस्टम और समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ये है राष्ट्रपति का निर्वाचन का। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, जिसमें दोनों सदन के दोनों सदस्य उपस्थित होते हैं, इसमें भी गुप्त मतदान होता है। संविधान संशोधन विधेयक को अंगीकार करने के लिए, तो संविधान संशोधन विधेयक के अधिकार में हम लोगों ने देखा था, साधारण विधेयक, विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों की सहमति, इस प्रकार से था। तो ऑप्शन डी इसका पर्याप्त हो जाएगा। नेक्स्ट को देखिए 30 में, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक कौन पारित होता है, दोनों सदनों के कुल सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। चलिए आगे पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी में, दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। हमने आपको बताया कि 2/3 बहुमत के द्वारा क्या होता है, विशेष बहुमत होता है, तब 2/3 बहुमत से पारित होता है। इसमें से एक विशेष था और एक विशिष्ट था। विशिष्ट में भी 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती थी और विशेष में भी। तो विशिष्ट किस में था, विशिष्ट था जो टोटल
जो सदस्य होंगे जौन सा सदन में लाया जाएगा उस सदन के 2/3 बहुमत से जब पारित होगा तो वह विशिष्ट कहलाएगा। लेकिन जब उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 जब होगा तो वह विशेष बहुमत कहलाएगा। तो विशिष्ट राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए और विशेष संविधान संशोधन के लिए, यह ध्यान में रखेंगे। 3 में करा दोनों सदनों के कुल उपस्थित और मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। तो संयुक्त अधिवेशन में दोनों सदनों में कुल उपस्थित और मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। चलिए यह भी पढ़ रहने देते, आगे पढ़िए। दोनों सदनों के कुल उपस्थित मतदाता सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। तो संयुक्त अधिवेशन का मतलब होता क्या है कि जो दोनों सदन में कुल उपस्थित रहेंगे, ऐसा नहीं कि दोनों सदन के कुल सदस्य, तो कुल सदस्य कितना हो गए, तो 243 तो हो गया, ये सॉरी हाँ, ये 243 तो हो गया कहाँ से, राज्यसभा से हो गया, और ये लोकसभा से हो गया 543 हो गया। तो 5 इधर हो गया 543 और उधर कितना हो गया 33 हो गया ना, 225 राज्य से और संघ राज्य क्षेत्र से 8 से, तो टोटल कितना हो गया 233। तो टोटल मिला के तो टोटल इसमें नहीं होता, उपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी होता है, दोनों सदन के कुल उपस्थित और मतदाता सदस्यों के समान बहुमत द्वारा। सामान्य बहुमत माने 50% से अधिक 51% होना चाहिए। वह हो गया तो वह क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा कोई भी विधेयक। नेक्स्ट 31 में देखिए, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में, कहता है संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होता है। अब बताइए कि जब संविधान को संशोधन किया जाएगा तो अगर लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया, या राज्यसभा में पारित हो गया, लोकसभा में नहीं हुआ, अगर मतभेद हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा। ऑप्शन ए को पढ़ते हैं, लोकसभा का इच्छानुसार पारित होता है। क्या लोकसभा की इच्छानुसार पारित हो सकता है? ऐसा नहीं है, उसमें लोकसभा राज्यसभा को भी अधिकार दिया गया है। राज्यसभा के इच्छानुसार पारित होता, ऐसा भी नहीं है, दोनों को अधिकार है। संयुक्त अधिवेशन में फैसला होगा, कभी भी संविधान संशोधन प्रस्ताव या बिल कभी भी संयुक्त अधिवेशन पर उसका फैसला नहीं किया जाता। उसके लिए हमने बताया कि 3 प्रावधान है, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत आता आदेश अधिक राज्यों का। प्रस्ताव गिर जाएगा तो स्वाभाविक है, जब नहीं होगा तो प्रस्ताव गिर जाएगा, पास ही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में देखिए, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। तो प्रथम विषय क्या होता है? पहला जो होता है प्रथम विषय वह प्रश्नकाल होता है, जो 11 से 12 होता है। दूसरा शून्यकाल जो 12 से 1 होता है, जिसमें लंच होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है एक तीसरा जो होता है 12 से 2 हो गया, 1 से 2 हो गया प्रश्नकाल हो गया। उसके बाद हो गया 2 से 5 बजे, 2 से 6 बजे तक विधायी कार्य हो गया, जो विधायी कार्य होता है, और राज्यसभा का 5 बजे तक हो गया। स्थगन प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव क्या था, हम लोगों ने देखा था कि स्थगन मुख्यतः विशेष रूप से कौन कारणों से होता है, अव्यवस्था, अनुशासनहीन, शोर शराबे आदि के कारण क्या करता है, सदन की बैठक की कार्यवाही को बंद कर दिया जाता है अस्थायी रूप से, कुछ दिनों से, कुछ मिनट से लेकर कुछ दिनों तक, ये होता है स्थगन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा प्रथम विषय प्रश्नकाल होता है। नेक्स्ट देखिए 33 में, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत का देन है। तो कौन सा प्रथा है, वह मात्र शून्यकाल है। शून्यकाल यह भारत का देन है, भारतीय प्रणाली का देन है। बाकी कटौती प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, मंत्रालय के मांगों का गिलोटिन किया जाना, ये सभी क्या किया गया है, वह विदेशों से लिया गया है। क्योंकि आपको पता होगा ना, लगभग 60 देश के संविधान को पढ़ने के बाद हमारे संविधान का निर्माण हुआ। तो उन सभी के गहन अध्ययन के बाद उनसे अच्छे अच्छे चीज़ों को लेकर समाहित किया गया हमारे संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 में, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती जब वह बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिन तक अनुपस्थित रहता है? 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है, तब उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगा। उसमें कौन कौन सा दिन को नहीं जोड़ा जाता है? मुख्यतः जब 4 दिन से अत्यधिक का अगर सदन की कार्यवाही बंद हो तो वो नहीं जोड़ा जाता है। तो यह चीज़ को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना चाहिए? तो कम से कम 2 बार होना चाहिए। दोनों के बैठक के बीच कितना दिन का अंतराल होना चाहिए? 6 महीना का। नेक्स्ट देखिए, नीचे दी गई सारणी है, नीचे देखिए कुछ डायग्राम है। देखिए पहला क्या, संसद है, संसद कहाँ का, भारत का। अब देखिए संसद में राज्यसभा और लोकसभा आ गया। कह रहा 250 अधीनस्थ सदस्य, यानी अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है, लेकिन वर्तमान में अभी कितना है, 233 ही हैं। तो उसमें क्या कहा गया है, 250 जो सदस्य हैं, जो 12 होंगे, 12 सदस्य होंगे, वो क्या होंगे, वह जो 12 सदस्य होंगे वह मनोनीत किए जाएंगे, और बाकी जो 238 सदस्य होंगे
वह क्या होंगे, संघ तथा राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस प्रकार से 250 हो जाएगा। और इधर 552 जो कहा गया है, तो आप बताइए कि लोकसभा में जरूर 552 अधिकतम किया गया, लेकिन अभी वर्तमान में कितने सीटों पर इसका निर्वाचन होता है, तो वर्तमान में सीटों का निर्वाचन 543 पर होता है। तो 543 में से क्या क्या होता है, 530 आते हैं राज्य से और 20 आते हैं संघ शासित प्रदेश। तो उसमें कह रहा 530 क्या हो गए, यह जो लिखा हुआ है अधीनस्थ राज्यों के प्रतिनिधि और 2 के अनधिक नाम निर्देशित एंग्लो इंडियन के द्वारा। हालांकि अब एंग्लो इंडियन 104वां संविधान संशोधन के तहत इसको समाप्त कर दिया गया। तो 530 तो आ गए किधर से, यह कहने का मतलब हो गया ये प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से, और जो 20 बच गए वह आ जाएंगे संघ राज्य क्षेत्र से यानी यूनियन टेरिटरी से। तो वही कह रहा है जो एक्स है खाली है, वह कौन सा कथन उसका सही है। एक्स अंकित स्थान पर निम्नलिखित में से किसे रखना ठीक होगा, वे मंत्री जो संसद के सदस्य नहीं हैं पर जिन्हें अपना पद संभालने के बाद 6 माह के भीतर अपना निर्वाचित संसद के किसी सदन के लिए करवाना होता है। ऐसा नहीं है, वो जो 20 है तो ऐसा नहीं है कि मान लेते हैं कोई होता है ना, जब सरकार मान लेते हैं कोई विशिष्ट व्यक्ति है, वह उसे संसद बनाना चाहती है, वह उसे मंत्री बनाना चाहती है, तो मंत्री बनने के बाद 6 महीना के अंदर में उसको क्या होता है, सदस्यता ग्रहण करना होता है। तो ऐसा नहीं है, 20 से अधिक नाम निर्देशित सदस्य, संघ राज्य क्षेत्र के 20 से अनधिक प्रतिनिधित्व, यही होगा यूटीएस यानी संघ राज्य क्षेत्र से 20 सदस्य निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट देखिए 37 में, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। हाँ, योग्यता जरूर है कि वह योग्यता बनने के लिए क्या होना चाहिए, लोकसभा के अहर्ताओं का पालन करना चाहिए, लेकिन वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। अगर होगा भी तो जिस दिन से वो निर्वाचन, जिसका नाम होगा निर्वाचन में, उस दिन से उसको त्यागना पड़ेगा, अगर कोई भी सदन का वो सदस्य है तब। तो यह तो नहीं होगा बिल्कुल सदन का सदस्य नहीं। फिर संसद राष्ट्रपति के 2 सदनों से मिलकर बनेगी, संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों के मिलकर बनेगी, तो बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रपति और 2 सदन मिलकर बनेगी। तो क्या हो जाएगा, 37 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल 2 होगा। अब कह रहा संसद किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, तो किसी भी सदन का राष्ट्रपति सदन नहीं होगा, लेकिन आपको मालूम होगा ना कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या होता है, उसे जो लोकसभा होता है उसे उसका फुलफिल करना पड़ता है क्राइटेरिया को, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 में कहा गया निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो कौन सा विधेयक का अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है, वह है संविधान संशोधन विधेयक। इसमें क्या है, दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत के द्वारा पारित होना आवश्यक है। विशेष बहुमत क्या है, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, ये होता है विशेष बहुमत। और एक विशिष्ट बहुमत भी होता है, आशा करते हैं वह भी आपको पता होगा, जिसमें राष्ट्रपति के महाभियोग में विशिष्ट बहुमत का उपयोग किया जाता है। तो 38 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 में, संसद के वेतन का निर्णय कौन करता है। आपको मालूम होगा ना, संसद के वेतन का निर्णय खुद अपने संसद के द्वारा ही कर लिया जाता है, वो अपना वेतन खुद निर्धारित कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 में कह रहा है कि संसद के कुल सदस्य का कितना भाग वैधानिक चैम्बर मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति, यानी सदन का कार्यवाही कब होगा, जब 1/10 सदस्य उपस्थित होंगे तब सदन चलेगा, उसी को हम लोग गणपूर्ति या कोरम भी कहते हैं। 41 में देखिए, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो संसदीय प्रणाली वाली सरकार को संघीय सरकार के रूप में जाना जाता है। संघीय मतलब क्या होगा, एक ऐसा राष्ट्र जिसमें बहुत से स्वराजित राज्य, प्रदेश, देश एक केंद्रीय सरकार के रूप में या केंद्रीय सरकार के अधीन में गठित होते हैं, वही संघीय होता है, जिसको हम लोग फेडरल के नाम से जानते हैं। परिसंघीय हम लोग इसी का देखे थे, एक परिसंघीय भी आता था। तो परिसंघीय का अर्थ क्या था, इसमें हम लोगों ने देखा था जब 2 या 2 से अधिक देश, प्रदेश जो अपने आप को स्वतंत्र हो, तो आपस में मिलकर विश्व के सामने एक राष्ट्र के रूप में क्या करते हो, नेतृत्व करते हो या अपने आप को प्रकट करते हो, तो वह परिसंघीय कहलाता है। तो उसी का है आंशिक संघीय, फेडरल। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 में देखिए, भारत के संसद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। क्या सही है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा
से संसद बनती है, यह भी सही बात है कि संसद का निर्माण लोकसभा, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के द्वारा होता है। बी में पढ़िए, लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, बिल्कुल गलत बात है। हाँ, लेकिन अब आप कहिएगा तो ये ऑप्शन देगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 104वां संविधान संशोधन के तहत क्या कर दिया गया, इसे हटा दिया गया एंग्लो इंडियन का। नेक्स्ट देखिए, 3 में कर राज्यसभा को भंग नहीं किया सकता है, भंग नहीं किया जा सकता है, तो राज्यसभा को भंग बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। फिर क्या है, राज्यसभा को कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित होते हैं, यह भी सही बात है। तो कह रहा क्या सही नहीं है, तो सही नहीं है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, तो सही नहीं है। देखिए, राज्यसभा को भंग किया जा सकता है या नहीं, तो राज्यसभा तो भंग नहीं होता है ना, और लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, 42 का पर्याप्त आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा में मनोनीत सदस्य होते हैं, 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान किया गया है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन अब हाल में अगर लेटेस्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो यह नहीं हो जाएगा, क्योंकि 104 संविधान संशोधन के तहत इस एंग्लो इंडियन का जो निर्वाचन होता है उसे समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 में देखिए, संविधान लागू होने के बाद प्रथम त्रिशंकु संसद, देखिए त्रिशंकु संसद क्या होता है, त्रिशंकु संसद वह संसद होता है जिसमें किसी भी पार्टी का बहुमत नहीं होता, तो वही 1889 ईस्वी में देखने को मिला था। यह स्थिति कहीं उत्पन्न हुआ, क्योंकि आपको मालूम होगा ना 1884-85 में इंदिरा गांधी की मृत्यु होती है, उसके बाद काफ़ी अस्थिरता आ जाती है, और उसी अस्थिरता के कारण क्या होता है, उसके बाद मतलब उसके विरोध में पार्टी बनता है, जिसमें जनता पार्टी होती है, जन मोर्चा होता है, कांग्रेस यस होता है, तीनों को मिलाकर एक पार्टी का निर्माण किया जाता है। और जो उसके पीएम होते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह होते हैं, गैर मतलब कांग्रेस के विपक्ष होते हैं पहली बार, तो यही 1889 इसका पर्याप्त आंसर होगा। 13 में देखिए, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही। अब देखिए कह रहा अस्थायी संसद, क्या आप समझ रहे हैं अस्थायी संसद का मतलब क्या हुआ, आपको यह मालूम होना चाहिए कि संसद का मतलब संसद सुचारू रूप से चालू होने से पहले क्या किया गया था, संविधान सभा का निर्माण किया गया था, यही संविधान सभा अस्थायी संसद के रूप में कार्य करती है। तो यह मुख्यतः जो आपको मालूम होगा ना कि संविधान बनने में, संविधान सभा को संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। यह 3 चरणों से गुजरा था। प्रथम जो चरण था वह 1946 से 6 दिसंबर 1946 से 1947 तक रहा था। द्वितीय चरण 1947 से 1949 और तृतीय चरण जो रहता है वह 27 नवंबर 1949 ईस्वी से कब तक रहता है, 1952 ईस्वी, मार्च 1952 ईस्वी तक अस्थायी संसद रहता है। तो इस 3 चरण के बाद क्या होता है, संविधान सभा का निर्माण किया जाता है, यानी हमारा संविधान बनकर निर्माण होता है। तब तक वह जो संविधान सभा वह अस्थायी संसद के रूप में कार्य करता है, क्योंकि संविधान बन रहा होता, 60 देशों के संविधान का अवलोकन करने के बाद 114 दिनों तक विचार विमर्श करने के बाद यह लागू होता। इसलिए उस काल से पहले तक के काल को अस्थायी संसद के रूप में जाना जाता है, यह संविधान सभा के विकास चरण के रूप में जाना, यही इसलिए इसका सही जवाब 17 अप्रैल 1952 होगा। क्योंकि जो अस्थायी संसद होता है, संविधान सभा के जो विकास का चरण होता है वह तीसरा चरण में, तो वह मार्च 1952 ईस्वी तक तो उसका काम ही चलता है, तब तक तो वो अस्थायी ही रहता है, क्योंकि बनता ही नहीं है संविधान, वह बनकर जब निर्माण होता है तब वह सुचारू रूप से और स्थायी रूप से चलना स्टार्ट होता है। तो इसलिए इसका जवाब हो जाएगा 17 अप्रैल 1952। तो कृपया इस चीज़ को समझ गए होंगे कि क्यों अस्थायी संसद कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 में, भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ। तो भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन हुआ होता है 1927 ईस्वी में, लेकिन जो इसकी नींव रखी जाती है 1921 ईस्वी में ही। जो उसके महामहिम होते हैं, कौन होते हैं, द ड्यूक ऑफ कन्नाट, यही इसको बनाता है, और इसको बनाने में मुख्यतः लगभग 6 वर्ष लगता है। तो वही 1921 ईस्वी में नींव पड़ता है, 1927 में यह निर्माण होता है, और लॉर्ड इरविन इसके उद्घाटन करते, उसी समय लगभग इसको बनाने में 83 लाख खर्च हुआ था, तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट 46 में देखिए, 46 में कह रहा संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है। सत्रावसान का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। सत्रावसान का ही अर्थ होता है सत्र का समापन करना, जो अनुच्छेद 85 के 2 में लिखा गया है। तो इसका अधिकार किसके पास है, सत्र का सत्र वह राष्ट्रपति को है, यानी निर्धारित अवधि के पूर्व पर अथवा इससे पहले भी समाप्त किया जा सकता है। जैसे सत्र का जो समय है चलने का, हो गया इस तारीख से इस तारीख तक, तो या तो उस समय की अवधि के लास्ट तक हो जाएगा, या फिर
पहले भी हो सकता है, तो यह राष्ट्रपति के द्वारा होता है। यह कौन कौन होता है? एक सत्रावसान होता है, स्थगन होता है और सत्राहुत होता है। तो सत्राहुत तो राष्ट्रपति के द्वारा, सत्रावसान भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन जो ये स्थगन होता है वह क्या किसके द्वारा किया जाता है? वह अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, जो उस समय जो वहाँ मौजूद होते हैं संसद में, उनके द्वारा किया जाता है। वह कुछ मिनट से लेकर कुछ दिनों तक किया जाता है। वह मुख्यतः क्या, मतलब अस्थिरता या शोर हंगामा, अनुशासनहीनता, ये सभी के कारण वह स्थगन प्रस्ताव को लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद के किन सदनों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो गैर सरकारी सदस्य कौन होंगे? विरोधी दल के संसद, तो विरोधी दल के संसद तो बिल्कुल होंगे ही होंगे, तो गैर सरकारी नहीं, वो तो संसद होंगे। मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक संसद, ऐसा नहीं है कि मंत्री के अलावे प्रत्येक संसद होगा, क्योंकि आपको मालूम होगा ना कि जो संसद होते हैं वही मंत्री होते हैं, क्योंकि वो पहले विधायिका के रूप में कार्य करते हैं। जब वही विधायिका, जब क्या कर दिया जाता है, जब सब विभाग को बांट दिया जाता है, तो वह कार्यपालिका के रूप में कार्य करते हैं। कैबिनेट मंत्री के अलावे अन्य सभी सांसद को, निर्दलीय सांसद को, कैबिनेट मंत्री के अलावे अन्य सभी सांसद को। तो गैर सरकारी सदस्य कौन कहलाएगा? तो गैर सरकारी सदस्य मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक सांसद को। ओ अच्छा, गैर सरकारी सदस्य है ना, तो ये हो जाएगा बी नंबर। मंत्री के अलावे जो अन्य प्रत्येक सांसद हैं उनको कहलाएगा गैर सरकारी। विरोधी दल के तो ध्यान में रखिएगा, गैर सरकारी सदस्य कौन कहलाते हैं कि प्रत्येक सांसद, यानी मंत्री के अलावे जो भी सांसद हैं वह गैर सरकारी सदस्य कहलाएंगे, क्योंकि मंत्री मंडल किनको मिलता है? वैसी जिनका बहुमत का सरकार होता है, उसी सांसद में से वो मंत्री चुने जाते हैं। तो इसका पर्याप्त आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी होगा। कैबिनेट मंत्री के अलावे अन्य सभी सांसद को, तो कैबिनेट मंत्री से अच्छा कहना है क्या है? मंत्री, क्योंकि कैबिनेट मंत्री के अलावे भी राज्य मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभार भी होते हैं, तो वह भी मंत्री होते हैं। तो उन मंत्री सभी को, तो मंत्री के अलावे प्रत्येक सांसद को, तो यह बी नंबर पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 में कह रहा है, भारत सरकार के निर्णयानुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र का विकासात्मक कार्यक्रमों हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? तो यह प्रावधान किया गया है कि संसद एक अपने क्षेत्र में विकासात्मक कार्य हेतु वह 5 करोड़ रुपया तक खर्च कर सकता है, यह उसको अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 में देखिए, किसी संसद सदस्यता की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? यानी कोई भी संसद के सदस्य को अयोग्यता, उसका अयोग्यता को कौन करेगा? देखिए ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है अध्यक्ष या सभापति या राष्ट्रपति। तो देखिए संसद के सदस्यता को अयोग्यता यानी डिस्क्वालीफाई करने का निर्णय मुख्यतः 3-4 प्रकार से है। वह 3-4 प्रकार से हो सकता है। कौन कौन है? पहला प्रकार है कि अनुच्छेद 102 के आधार पर, लाभ का पद के आधार पर भी उसको क्या हो सकता है? अयोग्यता साबित हो सकता है। दूसरा, 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर भी हो सकता है। और तीसरा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के आधार पर भी वह डिस्क्वालीफाई हो सकता है, अयोग्य हो सकता है। और चौथा, स्थान रिक्त होने के आधार पर। तो ये 4 प्रकार से उसे अयोग्यता का निर्णय कर सकता है। अब कह रहा है कि उसे कौन करता है, उस चीज़ को समझेंगे। पहला है अध्यक्ष कब कर सकता है? वह अध्यक्ष उस परिस्थिति में करेगा जब 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल का मामला आएगा, तो उसमें सभापति या लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद अध्यक्ष या सभापति के द्वारा, अभी हम लोगों को देखा दल बदल में, अब राष्ट्रपति के द्वारा। तो देखिए इसमें क्या है, एक प्रावधान है इसमें, इस तीनों ऑप्शंस में पर्याप्त आंसर होगा सी। अगर राष्ट्रपति नहीं रहता तो अध्यक्ष या सभापति हो सकता था, लेकिन इसमें राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि अनुच्छेद 103 के द्वारा यह निर्देश देता है कि यदि अनुच्छेद 102 में क्या बोले, लाभ का पद के आधार पर, यानी लाभ का पद है उसका निर्धारण कौन करता है? वह संसद करता है कि कौन सा पद लाभ का पद नहीं है। तो अगर उसमें वर्णित के आधार पर किसी सांसद की सदस्यता को अयोग्य संबंधित प्रश्न उठता है, तो उसका निर्णय कौन करता है? मान लेते हैं कि प्रश्न उठने लगा, कौन? 102 के संबंधी में, लाभ के पद पर, तब उसका निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। और राष्ट्रपति का जो निर्णय होगा वह अंतिम निर्णय होगा। तो उसके बाद यह भी कहा गया है कि उस मामले में निर्णय लेने के लिए वह निर्वाचन आयोग से परामर्श भी ले सकता है। इसलिए इसका ज़्यादा आंसर उपयुक्त सी नंबर लग रहा है। अगर सी नहीं होता तो आप कह सकते थे संसद के अयोग्यता के संदर्भ में दल बदल के आधार पर अध्यक्ष या सभापति का था।
लेकिन एक तरह से राष्ट्रपति को भी इसमें अधिकार दिया गया है। कब? जब 102 में वर्णित जो प्रावधान है उसमें किसी संसद के सदस्यता के निहर्ता या अयोग्यता का संबंधी प्रश्न उठता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 में, भारत के संचित निधि में धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? आशा करते हैं निर्गम शब्द से आप परिचित होंगे, क्योंकि इससे पहले जब हम लोग इकोनॉमिक्स का क्लास किए थे तो वहाँ भी निर्गमन का आया था यह शब्द, जिसमें इशू था उसका मतलब मुद्रा का निर्गमन, यानी करेंसी को वो इशू कर सकता है कौन? बैंकिंग के मामले में आरबीआई। तो यही यहाँ पर अलग है, यहाँ पर पॉलिटी है। तो भारत के संचित निधि से धन निर्गम का किसका नियंत्रण है? तो धन को कौन निर्गमन कर सकता है? वो भारत की संसद कर सकता है संचित निधि से। तो इस तरह से हम लोगों ने भारत की संसद से रिलेटेड जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न था, जो विस्तार पूर्वक समझने लायक था, जो जिससे कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न भी बन सकते थे, उस प्रकार के प्रश्नों को भी हम लोगों ने यहाँ पर विस्तार से चर्चा किया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। अगर आप कुछ कमेंट क्यूरी कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं।